आपको कसम खाकर कहता हूँ, मुझे और मेरी बीवी को लगने लगा था कि यार ये देश अब रहने लायक नहीं रहा। इन नफरतों में अपने बच्चों को बड़ा नहीं करना। मैंने और मेरी बीवी ने अपने बच्चों को नहीं कहा कि भाई तुम भी हमारी तरह नास्तिक हो जाओ या धर्म को मत मानो। जब तुम बड़े हो जाओ, अकलमंद हो जाओ, तुम खुद चुन लेना भाई तुम्हें कौन सा धर्म अच्छा लगता है। हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ, धर्म कोई मानता नहीं और सारे धर्म के त्योहार मानता भी हूँ, मनाता भी हूँ। मैं ना हिंदू के साथ खड़ा हूँ ना मुसलमान के साथ खड़ा हूँ, मैं इंसान के साथ खड़ा हूँ। इतना कमाया है कि सब बेच बाच कर यहाँ से निकल सकता हूँ भाई। और बाकायदा ढूंढना शुरू कर दिया था कि कौन से 10 सबसे बेहतरीन देश है जहाँ आप चैन से रह सकते हो। लेकिन 15 दिसंबर को जब इन्होंने स्टूडेंट्स की कमर तोड़ी, उन्हें जान से मारना चाहा, फिर आत्मा से आवाज आई कि नहीं भाई इन्हें छोड़ के कैसे चले जाए, यही लड़ेंगे, मरना पड़ेगा तो मरेंगे भी। आपकी लाठियां टूट जाएंगी, हमारे हौसले नहीं तोड़ पाएंगे। जो मोहब्बत के लिए लड़ रहे हैं आप उन्हें मार रहे हैं, उन्हें आप क्रिमिनल बता रहे हैं। क्योंकि आज क्या हो गया है कि सरकार की भक्ति यानी देशभक्ति और सरकार का विरोध यानी देशद्रोह। देश हट गया बीच से, अब सिर्फ सरकार है और सरकार भी सिर्फ मोदी जी की और शाह साहब। इनकी जब तक भक्ति करोगे तो आप देशभक्त। अब बोलते हैं कि अब तो ये पास हो चुका है, पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है, इसका विरोध करना गैर कानूनी बात है साहब। भाई इमरजेंसी भी तो पार्लियामेंट से पास की गई थी ना, तब उसका विरोध जनसंघ ने क्यों किया था? वही जनसंघ जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बना। और कानून अगर गलत होगा तो उसका विरोध होगा और मरते दम तक। खुद शहंशाह के घर से निकली है नफरत की ये जो हवा है। मेरे मुल्क में इंसाफ अब बस एक अफवाह है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आप सब इतने लोग यहाँ इकट्ठा हैं, आपस में तो क्या शुक्रिया कहें यार, सबकी एक ही लड़ाई है ना। मैं कोई नेता नहीं हूँ, भाषण वाषण देना मुझे नहीं आता है। दिल की जो बात है वो कह देता हूँ और अक्सर दिलों तक पहुंच जाती है। 15 दिसंबर को जामिया के स्टूडेंट्स पर दिल्ली पुलिस ने हमला किया था। यकीन मानिए मेरा, उससे पहले से ही जो हालात देश के बिगड़ते जा रहे थे, इतनी नफरतें और खासकर हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर इतनी जो नफरत की आग फैलाई जा रही थी पिछले 6 सालों से, इसको हवा दी जा रही थी। 6 सालों में ये नफरत पैदा नहीं हुई है भाई, ये हम सबको समझना होगा। ये नफरतें सुलग रही हैं बहुत अरसे से, बहुत लंबे अरसे से, लेकिन सरकारें ऐसी रही, माहौल ऐसा रहा कि इन नफरतों को हवा नहीं मिली। लोगों को सेक्युलरिज्म का नकाब पहनकर रहना पड़ता था। गुस्सा आता था उन्हें कि हम खुलेआम गाली क्यों नहीं दे पाते कि तुम छोटे हो, तुम कमतर हो, हम ज्यादा हैं, हम बड़े हैं। खुलेआम नहीं कह पाते थे। पिछले 6 सालों में हवा मिली है इन नफरतों को और अब ये नफरतें खुलकर सामने आई हैं। ये सीए, एनआरसी, ये सब एक बहाना है भाई। हाँ मालूम है। असल मुद्दा है नफरतें। ये नफरतें कैसे मिटेंगी ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब तक नफरतें खत्म नहीं होंगी, एक सीए पीछे हट जाएगा, कल कुछ और नया आएगा, फिर कुछ और आएगा। इस मुसीबत के बाद सबसे पहला काम जो सबको करना है कि आपस में मिले, बात करें। ये जो दूरियां आ गई हैं, आज जो लोग सीए का विरोध करने वाले सभी लोगों को, और मैं यहां साफ कहता हूं भाई, मैं ना हिंदू के साथ खड़ा हूं ना मुसलमान के साथ खड़ा हूं, मैं इंसान के साथ खड़ा हूं। इंसानियत सबसे पहले और उसके बाद फिर मैं हिंदुस्तान के साथ खड़ा हूं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं, धर्म कोई मानता नहीं और सारे धर्म के त्योहार मानता भी हूं, मनाता भी हूं। मैंने अपने बच्चों को नहीं कहा, मैंने और मेरी बीवी ने अपने बच्चों को नहीं कहा कि भाई तुम भी हमारी तरह नास्तिक हो जाओ या धर्म को मत मानो। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, जो भी त्योहार है, लोहड़ी है, बैसाखी है, सबसे उनका परिचय कराते हैं कि भाई जब तुम बड़े हो जाओ, अकलमंद हो जाओ, तुम खुद चुन लेना भाई तुम्हें कौन सा धर्म अच्छा लगता है, क्या इख्तियार करना है तुम तय कर लो। आज जो लोग गालियां दे रहे हैं हम सबको, क्योंकि आज क्या हो गया है कि सरकार की भक्ति यानी देशभक्ति और सरकार का विरोध यानी देशद्रोह। देश हट गया बीच से, अब सिर्फ सरकार है और सरकार भी सिर्फ मोदी जी की और शाह साहब की। इनकी जब तक भक्ति करोगे तो आप देशभक्त। इस माहौल से बाहर निकलना है। जो आज गालियां दे रहे हैं, गालियां सुनेंगे, मुझे भी पड़ती है गालियां, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा।
मैं तो अपने चाहने वालों को भी कहता हूं जो मेरे सोशल मीडिया में टाइमलाइन पर भी है कि अगर कोई मुझे गाली दे रहा है भाई उसका जवाब आप गाली में मत दो, क्योंकि जिनके दिलों में नफरत है, जो नफरत की खुराक पर ही जीते हैं, उन्हें हमारी नफरत से और ताकत मिलती है, उनके गुस्से को और आग मिलती है। वो आग मत दो इन्हें, वो नफरत करते हैं, वो लाठियां मारते हैं, हम सर झुकाएंगे। आप आइए, आपकी लाठियां टूट जाएंगी, हमारे हौसले नहीं तोड़ पाएंगे। और ये 15 दिसंबर के बाद से हमारे देश के स्टूडेंट्स ने, छात्रों ने, युवाओं ने ये बात साबित की और लगातार साबित कर रहे हैं। उस तारीख से पहले मैं आपको कसम खाकर कहता हूं, मुझे और मेरी बीवी को लगने लगा था कि यार ये देश अब रहने लायक नहीं रहा, इन नफरतों में अपने बच्चों को बड़ा नहीं करना है। और मैं तो हूं इस लायक, इतना कमाया है कि सब बेच बाच कर यहां से निकल सकता हूं भाई, किसी और देश जा सकता हूं। और बाकायदा ढूंढना शुरू कर दिया था कि कौन से 10 सबसे बेहतरीन देश हैं जहां आप चैन से रह सकते हो। लेकिन 15 दिसंबर को जब इन्होंने स्टूडेंट्स की कमर तोड़ी, उन्हें जान से मारना चाहा, फिर आत्मा से आवाज आई कि नहीं भाई, इन्हें छोड़ के कैसे चले जाएं। 16 दिसंबर को मेरी पत्नी का जन्मदिन था। दोपहर में वो आराम करने लेटी थी, मुझसे पूछ रही थी क्या प्लान है, क्या करने जा रहे हैं। तो उस दिन कलीना में मुंबई यूनिवर्सिटी कैंपस में जामिया पर स्टूडेंट्स पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन था। मैंने कहा भाई मैं वहां जा रहा हूं शरीक होने, मैं वहां जाकर खड़ा हो गया। उसके बाद घर आया और उस रात बहुत रोया भी था यार, मैं जज्बाती आदमी हूं। हमारे बच्चे जो एक अच्छे मकसद के लिए, यार मोहब्बत के लिए लड़ रहे हैं ना, जो मोहब्बत के लिए लड़ रहे हैं आप उन्हें मार रहे हो, उन्हें आप क्रिमिनल बता रहे हो। घर आया, बीवी से बहुत बातचीत हुई, फिर लोगों ने पूछा साहब आप जो है कह रहे थे आप जाने वाले थे, क्या करेंगे। मैंने कहा हाँ जा सकता हूं, लेकिन फिर हम दोनों के दिल से यही आवाज आई कि हम तो जा सकते हैं, लेकिन ऐसे कितने सारे देशवासी हैं जो कहीं भी नहीं जा सकते, ना जा सकते हैं और ना इस लायक है कि वो लड़ सके, ना इस लायक है अपने लिए आवाज भी उठा सके। अगर हम भी चले गए जो बोल सकते हैं तो उनके लिए कौन खड़ा होगा यार। और आज अगर भाग भी गए, जाकर नॉर्वे, डेनमार्क कहीं भी बस गए भाई, तो क्या गारंटी है कि 10 साल बाद उस देश में भी यही हालात नहीं होंगे। और जब वहां वो हालात होंगे उस दिन मेरे बच्चे क्या करेंगे, वो वहां से भाग खड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने बाप को भागते हुए देखा था ना। तो फिर तय किया कि भाई यही है, यही लड़ेंगे, मरना पड़ेगा तो मरेंगे भी यही। अभी फहद ने एक बात कही थी, मैं एक बात कहना चाहूंगा भाई, किसी की भी बात पे, मेरी बात पर भी, जो भी मैं एक्ट के बारे में बोलता हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है या एनआरसी है, एनपीआर है, आंख मूंद कर भरोसा मत करना किसी पर भी। जो भी जिस मंच से बोलता है, चाहे सपोर्ट में चाहे खिलाफ में, जाओ घर जाकर अगर डेटा है तो गूगल में चेक करो, दोस्तों से पूछो, अखबार में पढ़ो, मैगजीन्स में पढ़ो। नॉलेज ताकत है, ताकि कल आपसे कोई बहस करे तो आप सिर्फ ये ना कहो अरे नहीं ये सुशांत सिंह ने ऐसा कहा था, मैं तो इसलिए ऐसा कह रहा हूं। क्योंकि आज जो इसके सपोर्ट में खड़े हैं वो भी सब इसीलिए कहते हैं मोदी जी ने किया तो सही किया होगा। नहीं भैया, फैक्ट चेक करो। मैं पहले जब अगस्त क्रांति मैदान में गया था, वहां मुझसे इंटरव्यूज में सबने पूछा सर आप सीए का विरोध करते हैं। मैंने तब तक सीए पूरा पढ़ा नहीं था। मैंने एक ही लाइन कही थी, भाई ना तो मैं अंधभक्ति करूंगा और ना अंध विरोध करूंगा, मुझे पहले पढ़ने दो। पूरा एक्ट पढ़ा है मैंने, सिर्फ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 नहीं, पूरा सिटीजनशिप एक्ट पढ़ा है, समझा है, उसके सारे अमेंडमेंट समझे। उसके बाद एनआरसी आसाम में, आज तक हमारे देश में सिर्फ आसाम में एनआरसी हुई है, उस एनआरसी पर जितनी रिसर्च कर सकता था की है। फहद ने अभी कहा कि मेजॉरिटी को समझना चाहिए, मेजॉरिटी तो गैर मुस्लिम ही है ना भाई देश में, सीधी सी बात है। और इस कानून में गैर मुस्लिमों को अंदर रखा गया है, वो भी 3 देशों के। चलिए ठीक है, मान लेते हैं, आपकी सब बात सही है। इन्होंने कहा मेजॉरिटी को समझना चाहिए कि खतरा तो आपको है। उसका सीधा सीधा आंकड़ा है, आसाम एनआरसी जब हुई, उस एनआरसी में 19 लाख लोगों के नाम
उस नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप से बाहर पाए गए। 19 लाख, जो कि आसाम की तकरीबन 6% पॉपुलेशन है। उस 19 लाख में मुसलमान कितने निकले? 6 लाख। 13 लाख गैर मुसलमान थे, जिसमें कि मेजॉरिटी हिंदू है और ज्यादातर भारतीय है, बाहर के लोग नहीं है। अगर इसी आंकड़े के हिसाब से ये 6% पॉपुलेशन अगर एनआरसी से बाहर पाई जाती है, सोचिए अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह की एनआरसी कराई गई तो इस अनुपात के हिसाब से तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख गैर मुस्लिम एनआरसी से बाहर पाए जाएंगे और 24 लाख के आसपास मुस्लिम एनआरसी के बाहर होंगे। और यह जानकारी मुझे पढ़ने के बाद मिली, तो पढ़िए, इजाफा कीजिए, जहां जो हो सके सब कुछ पढ़िए, चाटिए, दिमाग को इतना पैना बनाइए कि सामने वाला आपसे एक सवाल करे और आप उसके 10 जवाब दे सकें। ये जब सीएबी का बवाल चल रहा था, पहले सीएबी था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया, आपने मेजॉरिटी से पास करा लिया, अच्छी बात है साहब। आज आप बोलते हैं कि अब तो ये पास हो चुका है, पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है, इसका विरोध करना गैर कानूनी बात है साहब। तो इनसे सीधा सवाल ये है कि भाई इमरजेंसी भी तो पार्लियामेंट से पास की गई थी ना, तब उसका विरोध जनसंघ ने क्यों किया था? वही जनसंघ जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बना। जनसंघ ने एक कानून का विरोध क्यों किया? क्योंकि कानून काला था मेरे भाई, और वो कानून हटाना पड़ा। और उस कानून के बाद उस वक्त इंदिरा गांधी तानाशाह हो गई थी, उन्हें भी उस हुकूमत को जनता ने जवाब दिया था, तो जवाब आपको भी मिलेगा। और कानून अगर गलत होगा तो उसका विरोध होगा और मरते दम तक होगा। कपड़ों से लोगों को पहचानते हैं। ऐसे लोगों के लिए लिखा था जब लास्ट सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन पहली सुनवाई होनी थी और फिर 1 महीने के लिए मामला टाल दिया गया था। खुद शहनशाह के घर से निकली है, खुद शहनशाह के घर से निकली है नफरत की ये जो हवा है। मेरे मुल्क में इंसाफ अब बस एक अफवाह है। शुक्रिया दोस्तों। जीतेंगे हारेंगे पता नहीं, जीत तो गए हैं, यहां साथ खड़े हैं, जीत और जब तक जीतेंगे नहीं, इसी तरह आराम से शांति से सर कटाते हुए, सर झुकाएंगे नहीं, ना कमर झुकेगी ना सर झुकेगा, यूं ही बढ़ते रहेंगे और जीतेंगे जरूर, पहुंचेंगे अपनी मंजिल तक। और जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक मैं, मेरी पत्नी, हम साथ खड़े हैं आपके। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।